नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। उड़ान एक ऐसी कल्पना जिसे इंसान ने हकीकत में बदला और फिर उसे भरोसे का पर्याय बना दिया। लेकिन जब वही भरोसा हवा में दरकने लगे, गुलाटी मारने लगे, जब तकनीक की परतों के पीछे छुपा हो मौत का साया, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बोइंग अब भरोसे के लायक है? ये सवाल उठना बेहद लाजमी है। अमेरिका से लेकर भारत तक बोइंग 737 मैक्स से लेकर बोइंग ड्रीमलाइनर 787 तक दरारें, ब्लोआउट्स और अब जलते हुए सपनों का मलबा क्या भरोसे को नहीं तोड़ रहा? ये विचार करने लायक बात है। क्या आपके और मेरे सफ़र की डोर अब बोइंग के हाथों में सुरक्षित है? ये सवाल भी उठेगा। उस एक उड़ान थी, लेकिन महज 30 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने लपटों की वो कहानी लिख दी, वो काला अध्याय लिख दिया जिसे हम सब ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान में जो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 था, 241 जिंदगियां खाक हो गईं और साथ ही मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के 24 लोग भी, जिसमें कई डॉक्टर और कर्मचारी भी थे, एक पल में धूल धूसरित हो गईं। और सवाल फिर वही कि क्या भरोसे लायक है बोइंग? ये पहली बार नहीं था। बोइंग की सॉफ्टवेयर खामियां, ड्रीमलाइनर की बैटरियों से उठता धुआं, फ्यूल लॉज, इंजन, लैंडिंग गियर, पंख और सीट तक में गड़बड़ियां, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ से लेकर जो रेगुलर चेकअप है उसमें लापरवाही तक बोइंग कंपनी पर सवाल खड़े करती हैं। तो सीधा सवाल है कि अगर उड़ान अब भरोसे लायक नहीं है और जोखिम पर टिकी है, तो क्या हमें आपको आसमान में चलना चाहिए, चढ़ना चाहिए? यही बड़ा सवाल है। 12 जून 2025 अहमदाबाद से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान 265 जिंदगियों और एक बार फिर वही सवाल। आइए हम सब वास्तव में इस सारी घटना को, इस सारी चीज़ को हम देखते हैं कि ये एक ऐसा मसला है कि हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सवालों पर पर्दे भी डाल रहे हैं। लेकिन एक सजग मीडिया के नाते अब हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे यात्रियों की ज़िंदगी का सवाल है। इतने सारे लोग जो विमान में सवार थे वो मारे गए, महज एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश बचे, 241 लोग मारे गए। लेकिन जो लोग हॉस्टल में थे वो तो विमान में सवार नहीं थे, उन्हें तो पता नहीं था कि अब मौत उनके सर पर आकर गिरेगी। तो ये बड़ा सवाल है। तो आज हम मंथन में यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या बोइंग भरोसे के लायक है? आज के तकनीकी युग में हवाई यात्रा बेहद सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन हाल के दिनों में बोइंग विमानों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर बोइंग 737 मैक्स जैसे मॉडलों में तकनीकी खामियों की शिकायतें बहुत सारी आई हैं, जिसके कारण खुद बोइंग ने अपने कर्मचारी भी इन विमानों में यात्रा करने से, बोइंग के जो कर्मचारी वो भी कतराते हैं। बोइंग कि कई कर्मचारी जो इन विमानों के पुर्जे बनाते हैं खुद इनमें यात्रा करने से बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन विमानों के फ्यूल लेज, जिसे विमान का मुख्य ढांचा कहा जाता है, उसमें गंभीर खामियां हैं। एक इंजीनियर ने तो 2023 में, माफ़ कीजिएगा, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन खामियों को गिनाया था। फिर बाद में 24 में बोइंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सारी खामियां दूर की गई हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 737 मैक्स 9 के फ्यूज लेज में दरारें और कमज़ोर जोड़ पाए गए हैं, जो हज़ारों उड़ानों के बाद
विमान को बीच से तोड़ सकते हैं। साल 2024 में अलास्का एयरलाइंस के एक बोइंग विमान में मिड एयर फ्यूजलेज ब्लोआउट की घटना ने इस खतरे को उजागर किया था, जिसमें सौभाग्य से कोई बड़ी हानि नहीं हुई। लेकिन 12 जून 2025 को भारत का एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 इतना सौभाग्यशाली नहीं था। एक झटके में उड़ान में महज 30 सेकंड के अंदर ही 265 जिंदगियां जलकर खाक हो गईं। बोइंग कंपनी और बोइंग कंपनी के विमानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का दुर्घटनाग्रस्त होना एक त्रासदी है, जिसमें 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने बोइंग की सुरक्षा और तकनीकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर इसके ड्रीम लाइनर मॉडल को लेकर। सबसे खास और आश्चर्यजनक बात यह है कि सोशल मीडिया पर बोइंग विमानों पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने बोइंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हो सकता है कि बोइंग में कोई तकनीकी गड़बड़ी ना हो, पर इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि बोइंग लगातार हादसे का शिकार हो रहा है। बीते 2 दशकों में हादसों को देखें तो बार बार तकनीकी खराबियां आना बोइंग विमानों की खासियत हो चुकी है। बोइंग 737 मैक्स के MCAS सॉफ्टवेयर की खराबी और 787 ड्रीम लाइनर की इंजन और कॉकपिट सीट जैसी समस्याओं ने कंपनी के डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका में भी बोइंग कंपनी पर भी कई सवाल उठे हैं। अमेरिकी नियामकों ने भी पाया कि बोइंग ने ड्रीम लाइनर में कुछ निरीक्षण नहीं किए गए। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना की भी जांच चल रही है। एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2023 के बीच 813 विमान हादसे हुए। बोइंग विमानों से जुड़े 6000 से अधिक हादसों में 9000 से ज्यादा मौतें हुई। जाहिर है, बोइंग को लेकर जो संदेह किए जा रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। अहमदाबाद हादसे में फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की गलत सेटिंग की संभावना ने तकनीकी खामियों की आशंका और बढ़ाया है। बोइंग हादसों के चलते चीन जैसे देशों ने बोइंग से दूरी बना रखी है। कनाडा, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, मोरक्को, सिंगापुर, ब्राजील और मैक्सिको ने भी अपने बोइंग फ्लीट को अस्थायी रूप से ग्राउंड किया है। भारत में DGCA ने एयर इंडिया के सुरक्षा और अनुपालन में लगातार चूक के लिए कई बार जुर्माना लगाया है, खासकर तब जब यह बोइंग विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब DGCA ने बोइंग कंपनी के सभी विमानों की उड़ान से पहले अतिरिक्त जांच के आदेश जारी किए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि उन 265 जिंदगियों का क्या जो बोइंग की भेंट चढ़ गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे से बेहद दुखी हैं। आज वो सुबह अहमदाबाद पहुँचे और उस स्थान पर भी गए जहां ये हादसा हुआ। उन्होंने क्षतिग्रस्त वो हॉस्टल भी देखा, विमान कहां कहां फंसा हुआ है वो जाकर देखा, घायलों से मिले और एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश से भी मिले, हालचाल जाना। ये तस्वीरें हैं, घटनास्थल का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने, घायलों से मुलाकात की है, वो स्थान भी देखा जहां हॉस्टल की छत पर एक अभी भी विमान का एक हिस्सा फंसा हुआ है। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय वो उन्होंने एक बैठक ली। और चूंकि ये ऐसा शोक का मसला था, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस या
इस तरह की चीज़ें करना ठीक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने एक हादसे पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें पुलिस प्रशासन, डीजीसीए, विमान कंपनी, तमाम जो इससे जुड़े पूरे लोग हैं, प्रधानमंत्री ने खुद समीक्षा की। मुख्यमंत्री गुजरात भी उनके साथ में थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे इस मसले को देखा। एविएशन मिनिस्टर की क्या भूमिका है, आज फिर मैं इस कार्यक्रम में उठाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, और इसके बाद कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां हैं, प्रधानमंत्री ने समझी, हादसों का कारण समझा, और उन्होंने बहुत सारे पहलुओं को भी बारीकी से परखने समझने की कोशिश की। विश्वास कुमार रमेश, एकमात्र बचे सौभाग्यशाली यात्री, क्या कहते हैं, उन्हें सुनते हैं। तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। एक और सवाल कि अगर एयरपोर्ट से सटा हॉस्टल नहीं होता, अगर वो कोई खाली ज़मीन जगह होती, तो शायद सारे लोग जो विश्वास कुमार को छोड़ के 241 लोग कलवित हो गए, वो शायद इतने सारे लोग नहीं मारे जाते, कुछ लोग बचाए जा सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो अनियोजित निर्माण है, और देश में सारी जगह इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द अनियोजित निर्माण है, बस्तियां हैं, जिसकी वजह से जो पक्षी हैं वहाँ मंडराते रहते हैं, और बर्ड हिट का विमानों को बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ ये घटना हुई अहमदाबाद का एयरपोर्ट, वहाँ 86 बर्ड हिट के मामले हो चुके हैं, दिल्ली के बाद देश में वो सर्वाधिक हैं। ATS, गुजरात की ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग इस मसले को जांच करने के लिए पहुंचे। वॉइस रिकॉर्डर उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उनसे क्या बातचीत हो रही है, पत्रकारों ने क्या बातचीत की, उसे सुनिए। सर ये क्या है हाथ में? ये DVR है। DVR अंदर का मैक्स का नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? DVR है। ये DVR है। मलबे में से निकला है? नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज ये काम नहीं है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, FSL की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, FSL की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? NSG की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं NSG से नहीं हूँ, पुलिस, गुजरात पुलिस। नहीं, मैं ATS से हूँ। ATS से? यस। अब जो सवाल है मंथन में आज इसी बात को लेकर हम कर रहे हैं कि क्या भरोसे लायक है बोइंग। DGCA ने जितने भी बोइंग सीरीज़ के विमान हैं भारत में जो ऑपरेट हो रहे हैं एयर इंडिया में या जहां भी, उनकी जांच के लिए उन्होंने कहा कि 15 जून से सभी की एक बार पुनः निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी, और उनको फिटनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो दोबारा उड़ सकेंगे। सवाल उठ रहा है कि ये क्या पहले कभी किया है DGCA ने, और सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि सिर्फ बोइंग क्यों, सिर्फ एयर इंडिया क्यों, इंडिगो क्यों नहीं, और जितनी विस्तारा क्यों नहीं, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, उनको क्यों नहीं? क्या उनमें कोई विमान ऐसा नहीं हो सकता? क्या उनके अंदर कोई तकनीकी खामी नहीं हो सकती? तो क्या हम एक बार फिर किसी और हादसे का इंतजार करेंगे? तो जो ये पार्ट में कार्रवाई होती है या जांच होती है या सिक्योरिटी मेजर्स को कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस हादसे में, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स को कंप्रोमाइज़ करने का भी एक सवाल उठ रहा है।
अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक तो जो फ्लैप है, जो पंख है, उसकी स्थिति को लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि वो पंख जो है, फ्लैप है, उसकी वजह से दिक्कत है और वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। वो खुला है, दिख रहा है कि जब टेक ऑफ करा तब भी वो खुला हुआ है और पूरी तरीके से वो जिस पोजीशन में होना चाहिए तो है नहीं। इस वजह, ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बर्ड अटैक है, बर्ड हिट है जिसे बोलते हैं हम, वो नहीं हो सकता बोइंग में। कुछ इस तरीके के भी हमने कुछ लोगों के लेख पढ़े हैं सोशल मीडिया पे। कुछ अनुभवी लोगों ने इस बात को कहा कि बर्ड हिट नहीं हो सकता, और होगा तो इंजन दोनों बंद नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी तकनीक खामियां। एक अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि ना ये विमान आया है और इसके बाद इसकी बिना चेकिंग किए ये उड़ गया है। तो इस तरह की अगर चीज़ें तो बड़ी घोर लापरवाही है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं इस देश के, कम से कम उनको भी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उनको कतई ये नहीं कहना चाहिए कि ये एक हादसा है, कहीं भी हो सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता। इस तरह के बयान उन सारी गलतियों पर पर्दा डालते हैं जो कहीं ना कहीं उनके होने की संभावना होती है। जो डीवीआर है उसको एटीएस ने इसी लिहाज से कब्जे में लिया है कि कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं है, क्योंकि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है एटीएस, और वो अपने तरीके से देख रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, कहते हैं कि दूसरा भी ब्लैक बॉक्स इसमें था या होता है, ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे। लेकिन एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है, वो जहाँ ये विमान गिरा है उसकी छत पर मिला है। तो ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सारी चीज़ें नहीं होती। मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि सब कुछ नहीं, कुछ कोड्स होते हैं जो एक टीम बैठेगी, उनको डिकोड करेगी, उनको जोड़ेगी और जोड़ के कुछ नतीजे निकालेगी। तो इसमेमें 15 दिन का समय लगता है और इतना समय इनफ है। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें अब निकल कर आ गई हैं। अब जो कुल मरने वालों का आंकड़ा है वो 265 है। 24 वो लोग हैं जिनमें डॉक्टर हैं, 5 स्टूडेंट हैं, 2 या 3 रेजिडेंट हैं और तमाम कर्मचारी हैं हॉस्टल के जो इस बड़े घटनाक्रम में मारे गए हैं। एकमात्र विश्वास कुमार जो बचे हैं वो एक सौभाग्यशाली हैं। कुछ लोग वो भी बच गए हैं इस विमान में। 254 इसकी क्षमता थी और 242 लोग थे। वो लोग बच गए हैं जो इनके प्लेन ट्रैफिक के कारण छूट गए थे। इसी तरीके की एक महिला हैं वहाँ की, गुजरात की, वो ट्रैफिक में फंस गई। उन्हें लंदन जाना था लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से उनकी फ़्लाइट छूट गई। उस वक्त उन्हें बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही। तो इस तरीके की बहुत हो, लेकिन ये एक राष्ट्रीय शोक का विषय है और मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय शोक इस घटनाक्रम के बाद एक दिन का कम से कम राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है और इस तरीके का दस्तूर रहा है विदेशों में भी। दुनिया के तमाम देशों के इस तरह की घटना के बाद पूरा राष्ट्र जो शोक में डूबा हुआ, तो राष्ट्रीय शोक की घोषणा जरूर की जानी चाहिए थे उन मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री अस्पताल में गए हैं और जो घायल हैं विमान में, तो घायल कोई बचा नहीं है। विश्वास कुमार के इकलौते घायल थे, उनसे बातचीत की, लेकिन जो हॉस्टल या अन्य जगह घायल हैं उनसे बातचीत उन्होंने की है। बड़े बोइंग हादसे जो लगातार हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे थे वो भी लगातार आपको देखने को मिलेंगे कि दुनिया में, भारत समेत दुनिया में कितने बड़े बड़े बोइंग हादसे हुए हैं जिनमें बोइंग विमानों के कारण जानें गई हैं। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। उनको लेकर कहा जाता था कि 12 उनका बड़ा लकी अंक नंबर था। जिस सीट पर विश्वास कुमार सवार थे, बैठे थे, विश्वास कुमार जिस 11 नंबर की सीट पर बच गए, वही 11 नंबर सीट विजय रूपाणी को अलॉट की गई थी। लेकिन चूंकि लकी नंबर उनका 12 था तो उन्होंने उसको अपडेट कराया और अपडेट कराकर उन्होंने 12 नंबर सीट ली, लकी सीट, और वो लकी सीट उनके लिए अनलकी हो गई। तो कब क्या ग्रह नक्षत्र कहाँ बदल जाएं, ये विश्वास कुमार जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये 11 नंबर सीट पे, उस सीट पर बैठे थे जो विजय रूपाणी को अलॉट हुई थी, लेकिन उसे अपडेट कराकर विजय रूपाणी ने 12 नंबर की सीट ली और वो जिंदा नहीं है। विश्वास कुमार बात कर रहे हैं लोगों से। तो ये जो भी है ये लीला है, लेकिन हादसे आगे ना हो। और इस हादसे की वजह एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ के न्यूज़ के इस मंच से, कि जितने भी बड़े हादसे होते हैं उनकी जानकारी, वो हादसे क्यों हुए, कौन दोषी था,
ये बातें पब्लिक को नहीं बताई जाती, आम नहीं की जाती। मैं उम्मीद करूंगा इस बार कि इस हादसे की वजह, कारण, जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी चीज़ें बाकायदे पब्लिक डोमेन में आएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं जिम्मेदार लोगों से। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें आपको इसके लिए दबाव भी बनाना पड़ेगा कि भाई पता तो चले कि किसकी गलती है। तो आज इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हम बात करने के लिए हमारे साथ एयर मार्शल आर सी वाजपेयी साहब जुड़ गए हैं। बहुत अनुभवी हैं वाजपेयी साहब, तमाम ऑपरेशंस में और जो विमानों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। डॉक्टर GS चौहान एयरफोर्स अफसर हैं, रिटायर हैं और स्क्वाड्रन लीडर भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव कुमार शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए। शिव कुमार शर्मा जी को हम चर्चा में सबसे पहले शामिल करते हैं। शर्मा जी, कुल मिलाकर ये हादसा भारत के एविएशन इतिहास का सबसे भयानक और भयंकर हादसा है। इसको लेकर अहमदाबाद में, गुजरात में और तमाम एक्सपर्ट से आपकी बात हुई होगी। चूँकि आप वहाँ हैं तो वहाँ होने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं आप तक पहुँच रही होंगी। प्रारंभिक तौर पर अब लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो अब तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संभावनाओं की लिस्ट बढ़ गई होगी, आशंकाओं की लिस्ट बढ़ गई होगी। तो अब तक क्या स्थितियां निकल कर आई, क्या वजह हो सकती हैं संभावित? शर्मा जी देखिए, कल जब दोपहर में हादसा हुआ, हम कुछ वहाँ 10 मिनट बाद उस हादसे पे पहुंच गए थे जी। हमने खुद अपनी नजरों से पूरा हादसा देखा है, लोगों को जलते बिखरते हुए देखा है। पूरा जब क्रैश हुआ था प्लेन, उस टाइम होने का जो वहाँ का जो एरिया है, पूरा एरिया रेसिडेंशियल एरिया, मतलब जो एरिया है पूरा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का मेस था, जिसके अंदर पूरा प्लेन क्रैश हुआ। उसके बगल में और 3-4 बिल्डिंग, उसके अंदर उसका जो मलबा तो गया, उसके कारण पूरे इलाके में आग लग गई। लोगों को पता नहीं चला था किस तरह से मतलब क्या हो रहा है, मतलब पूरा धुआं देख सकते हो। तो आज अगल बगल में कोई पता नहीं चला था। हम लोग उस वहाँ पहुंचे, स्पॉट पर गए, जब पता चला कि I-171 क्रैश हुआ है। उसके बाद लोगों को जो जिस तरह लोगों को बचाव कार्य की टीमें वहाँ पे सब पहुंची। जब बचाव कार्य किया गया, वहाँ पे जो सामरिक संस्था थी, वो जब वहाँ पर लोगों का मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मतलब मंतव्य देखने बहुत भय का मंजर था जी। जब हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस टाइम भी पुलिस की एजेंसियां बगल में, हमारे जो जहाँ पे हादसा उसके बगल में आर्मी कैंटीन एरिया पूरा कोऑर्डिनेट नहीं हुआ है, उसके बगल में पुलिस की कंपनियां भी रहती है। तो वो लोग सारे लोग बचाव कार्य में जुट चुके थे, जिससे कारण जो दूसरे जो लोग थे, जो हॉस्टल के अंदर बच्चे, उनको काफी लोगों को बचा लिया गया। उसमें कम से कम 40 से 50 के आसपास रेजिडेंट डॉक्टर को बचा लिया गया था जी। तो आप देखा जाए, ये जो बचा है वो सबसे बड़ी चीज है कि बच लिया, तो बाकी वहाँ पे और भी कई लोग मतलब उधर इसमें मृत्यु आगे बढ़ सकता था। अभी मेरे ख्याल से 241 जैसे तो अपने जो एयरपोर्ट वो लोग एक्सपायर हुए, उसके अलावा लगभग 30 के आसपास डॉक्टर्स की और जो आम लोग उनकी मौत इसमें बताई जा रही है। 24 आधिकारिक है शर्मा जी, 24 आधिकारिक रूप से बताया गया जो डॉक्टर विमान के अलावा है, बताया गया। उसके अलावा कल जब से हादसा हुआ, जब से जो जांच एजेंसियां हैं लगातार उसको जांच कर रही है, हादसे का कारण रहा है उसको। आज सुबह से ही, कल रात को खुद गृह मंत्री जी वहाँ पे घटनास्थल पर आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया। उसके अलावा कल आज सुबह में खुद प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया, उसका घायलों को मिले। तो मतलब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है गुजरात के अंदर, किस इसका क्या रीजन है, किस तरह हादसा हुआ, उसकी सब एजेंसियां, ATS ने खुद सेटअप बॉक्स था उसको मतलब उसको कब्जे में लिया है। उसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स वो भी कब्जे में लिया है। पता लगा जाए ये हादसा होने का मुख्य कारण क्या रहा, किस तरह, तो उसको लेकर काफी एजेंसियां, जो लोग इस हादसे जो मृत्यु पा चुके उनके परिवारों को बुला कर DNA टेस्ट का भी यहाँ पे मतलब रूटीन चल रहा है। PM की रिपोर्ट भी चल रही है, जिससे जिनको एडवाइज करके उनको बुढ़िया दी जाए। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज है कि गुजरात के खुद पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी इसका हादसे था, उनका लक्की नंबर था 12, वो खुद 12 में सीट पे, तो वो खुद इस के अंदर मौत से घाट उतरे हुए हैं। तो सर देखा जाए गुजरात का ये बहुत बड़ी घटना है, इसको आप भी नहीं कर सकते, पर ये जो घटना है उसके लेके जांच एजेंसियां रेगुलर इसको किस तरह क्या है क्या लेके काम कर रही है अभी। ठीक है शर्मा जी, जब आप रिपोर्टिंग करने गए होंगे तमाम पैसेंजर से भी बात हुई होगी, तमाम लोगों से बात हुई होगी, इस विमान को लेकर, एयर इंडिया के इस विमान को लेकर, ड्रीम लाइनर को लेकर, बोइंग को लेकर भी तमाम लोगों ने चर्चा की होगी। तमाम जो
हवाई यात्रा करने वाले लोग भी काफ़ी दहशत में नज़र आए होंगे, कुछ उनकी बातें शेयर होंगी, कुछ एजेंसियों के लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, वो क्या आशंकाएं, क्या संभावनाएं हैं जिन पर जांच हो रही है? देखिए, कुछ लोग मेरे जो जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो फ्लाइट है ये I-172 जो रिटर्न आती है, कुछ 2 दिन पहले जो इसके अंदर आए थे, वो लोग बता रहे थे कि इसमें थोड़ा टेक्निकल खामी थी, पर वो लोग बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं कैमरा पर। देखा जाए तो पूरी जो घटना है मतलब उनके लिए शौक की है, क्योंकि आपको बता दूं कई लोग ऐसे थे जिन्होंने खाली टेक ओवर करते बाद उनको बाय किया दोबारा, मतलब उनकी जिंदगी से मतलब निकल के। ऐसे परिवार से लोग रोते बिगलते यहाँ सिविल अस्पताल के अंदर लोगों तांता लगा अच्छा, हुआ। बहुत सारे लोग शर्मा जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, 8-10 लोग ऐसे भी हैं जिनकी फ्लाइट छूट गई थी और वो बच गए। ये भी अपने आप में एक महिला थी जो ट्रैफिक में फंस गई थी, उसको अफसोस हुआ कि मेरी फ्लाइट निकल गई, पर अब उसको बोली कि चलो आज मैं भगवान ये ईश्वर ने मुझे बचा लिया। सबसे बड़ी चीज है कि इस पर पूरे हादसे के अंदर एक पैसेंजर रमेश जी वो मतलब उनका बचा हुआ है। मतलब सर एक बीच आपको बता दूं, इससे कई वर्षों पहले यहाँ पे हादसा हुआ था गुजरात के अंदर ही, वो कोतरपुरी का, वहां पे भी एक बच्ची बची थी। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तमाम एंगल पर जांच हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जांच हो रही हैं। एक छोटा सा और अहम सवाल है शर्मा जी, वो मैं आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक ब्रेक पर जाना है, तो मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। सवाल ये बहुत बड़ा उठ रहा है अपने आप में कि क्या बिना मेंटेनेंस चेक के, विमान से पहले एक मेंटेनेंस चेक होता है, क्या उससे पहले उसको रवाना किया गया? इस तरीके की बातें उठ रही हैं, पता नहीं कितना सच है और कितना ये झूठ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का मूल सवाल यही है कि क्या भरोसे लायक बोइंग है, यही सवाल है। और बहुत सारे सवाल बोइंग को लेकर उठ रहे हैं, दुनिया भर से आवाज़ें आ रही हैं बोइंग को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ें हैं कि विमान बनाने वाली कंपनी, विमान का परिचालन करने वाली कंपनी, मेंटेनेंस करने वाले लोग, रनवे का मेंटेनेंस करने वाले लोग, बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक विमान हादसे के, कहीं पायलट की चूक, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। हमारे साथ एक ब्रेक के दौरान एक और मेहमान प्रदीप सुरीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और एविएशन को बहुत लंबे समय तक रिपोर्ट किया है। एक स्पेशल करेस्पॉन्डेंट और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उन्होंने एविएशन की बीट को बहुत लंबे समय तक देखा है, तो वो एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सुरीन जी। मैं सीधे अभी रुख करता हूँ आरसी वाजपेयी साहब के पास, एयर मार्शल हैं वाजपेयी जी। कुल मिलाकर अब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी आशंकाएं निकल कर आई, लेकिन अब एक सवाल एक जगह सुई आकर टिकती है कि क्या बोइंग सुरक्षित है, सेफ है, और उसको लेकर जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? जितनी संभावनाएं हो सकती हैं इस क्रैश के विषय में आपने उन पर चर्चा पहले ही कर दी है। जहां तक इसकी फ्लाइट सेफ्टी का विषय है उस पर प्रश्न लगा हुआ है। बोइंग एयरक्राफ्ट के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सब पर प्रश्न लगा हुआ है, और अभी 787 एयरक्राफ्ट जो है बोइंग का, उस पर जरूर सवाल उठे हैं। और एक पता नहीं कहाँ तक सही है जो मैंने आज देखा एक लेख में, जहां प्रश्न किया जा रहा है इनके बोइंग के सीईओ थे, एक पूछा गया कि आप जितनी इन्वेस्टिगेशन आप करते हो उनकी सारी चर्चा पूरी करते हो कि नहीं करते हो जी, बताते हो। एक तरफ उनके अपने बिजनेस का सवाल उठता है, दूसरी तरफ फ्लाइट सेफ्टी का सवाल है जी। तो उनको मतलब एक प्रश्न उनके ऊपर लगा हुआ है, और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सुबह जब मैंने पढ़ा उनका लेख, एक वहाँ के जो ब्यूरो का है इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल का, जिनका करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो प्रश्न कर रहे थे उनसे जी, और उन पर यही हुआ। अब जो उनके ऊपर लांछन लगा है वो ये है कि आप पूरी बात नहीं बताते हो।
एक वो, दूसरा ये किस कारण से नहीं बताते हैं, क्या उनके खाली बिजनेस का एक विषय है या कोई और कारण है इस वजह से नहीं बताते हैं, उनको पूरा पता नहीं है। ये संभव नहीं कि पता ना हो, डिज़ाइनर वही हैं, मैन्युफैक्चरर वही हैं, और बाकी जो उनके पास जो इंजन वगैरह हैं वो भी वही जीई के हैं पास करने का जी। तो इस प्रकार से उनके पास जो इंफॉर्मेशन है सारी उनके पास उपलब्ध है, न बताना या जो उसमें उनके कोई कमी है उनके मेंटेनेंस में, शेड्यूल में, उसके बारे में बताना चाहिए, उनको चर्चा करनी चाहिए। तो एक तो जहाँ तक फ्लाइट सेफ्टी का एक ये मैन्युफैक्चरर का सवाल है, दूसरा सवाल है मेंटेनेंस का। जो एयरलाइन है जी, उसके जरिए जो मेंटेनेंस होती है उस पर भी प्रश्न लगा हुआ है, क्योंकि अगर बार बार ये कोई घटनाएं घटती हैं एक ही एयरलाइन से तो मेंटेनेंस पर उसकी चर्चा जरूर की जाती है। अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी उनकी इंसिडेंट्स हुई हैं पहले जो एक्सीडेंट में परिवर्तित हुई हैं या नहीं हुई हैं, और अगर इंसिडेंट्स हुई हैं तो एक संकेत करती हैं वो कि उनको जरूरी है उनके ऊपर विश्लेषण करना और उसका निराकरण करना इसके पहले कि आगे की फ्लाइट दोबारा शुरू की जाए। अच्छा, तो इस तरह से जी, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। एफडीआर मिल गया है और लगभग 2 से 4 हफ्ते तक का समय लगता है उसमें, और डीवीआर भी, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर जो है, उन दोनों से मैच करके ये खाली काफ़ी इनसे एफडीआर से और डीवीआर से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर पूरा जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इससे आ जाएगी। बाकी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके लिए ज़रूरी है कि एटीसी का चर्चा उसके विषय में, जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे चर्चा उसके विषय में कि क्या हुआ। अच्छा, ब्लैक बॉक्स को लेकर भी तरह तरह से बातें हैं वाजपेयी सर, ब्लैक बॉक्स को लेकर भी बातें हैं, ब्लैक बॉक्स को लेकर बातें हैं, कुछ ब्लैक बॉक्स इसका मिल गया है, बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसको डिकोड करते हैं, और क्या एक विमान में एक ही ब्लैक बॉक्स होता है या 2 होते हैं, क्या ये क्या सच है? प्रायः एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जी, और दूसरा होता है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर जी। कॉकपिट में जो भी बातचीत होती है, चर्चा करता है आपस में पायलट और को पायलट, और बाकी एफडीआर जो है उसमें जितने पैरामीटर हैं, चाहे एयरफ्रेम के पैरामीटर्स हों, इंजन पैरामीटर्स हों, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उसके विषय में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हजारों उसमें पैरामीटर्स हैं, इसीलिए इतना समय लगता है। और उनका विश्लेषण करना कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है तो उसमें क्या क्या पोजीशन थी सेकंड बाय सेकंड, और उसको फिर वो मैनिपुलेट करते हैं, पता करते हैं कि कैसे वो घटना घटी है और क्या कमी रह गई कहीं कहीं पर, क्या करना चाहिए था। ये सारी बातें उससे पता लग जाएंगी और उससे फिर कॉर्पोरेट करते हैं, मतलब उसको मतलब पूरा करते हैं कि किस तरह से ये इसका आगे विश्लेषण किया जाए। उससे जो एटीसी की रिपोर्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक ऑफ करते समय ये लोग विजुअल ऑब्जर्वेशन भी करते हैं जी। ऐसा नहीं कि केवल एटीसी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और उसके अलावा रडार उनका जो है उससे भी चेक करेंगे कि रडार से कोरिलेट करेंगे कब उसकी क्या पोजीशन थी, रडार में कहाँ पर क्या उसकी हाइट थी और कैसे क्या हुआ है, किस लेवल पर उसका जो चाहे वो इंजन हो, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे एयरफ्रेम का कोई कंट्रोल कॉलम हो, वो जो मेल फंक्शन कर रहा है किस कारण से हुआ ये, तो ये तब पता लगेगा। ठीक बात। बाकी जहाँ तक एक और अपनी ग्राउंड सेफ्टी, ये तो सवाल रहा हमारे जहाज की फ्लाइट सेफ्टी के बारे में जो शंका है। बाकी जो साइटिंग कंसिडरेशंस हैं किसी भी एयरपोर्ट के, पहले एयरपोर्ट बिल्कुल एक किनारे था, वहाँ पे न तो हॉस्टल था न ये था, अस्पताल जरूर था, काफ़ी समय से वहाँ पर है। बाकी जो आता है कंस्ट्रक्शन फनल जोन में, फनल जोन माने ये कि जहाँ से जहाज टेक ऑफ करे और लैंड करे तो उसका एक एंगल होता है और उतनी ऊंचाई तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, कुचरी नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल पंप नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के तमाम कंसिडरेशंस हैं, उनका कहाँ तक उल्लंघन हुआ है अब देख इसमें रहे हैं। तो सर देखने को मिल रहा है कि 5 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग है, सारी बस्तियां हैं, बड़ी बड़ी भयानक स्थिति। अगर जो यात्री बचे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो विमान का हिस्सा था वो ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया इसलिए हम बच गए।
तो अगर कहीं ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हो सकता है कि सर्वाइवर कुछ और होते इसमें। जी, इसीलिए जो कोलेटरल डैमेज है, जो हमारे वो बच्चे मारे गए हैं, डॉक्टर जो पढ़ाई कर रहे थे, वो इसीलिए घटना घटी है। और पूरा जहाज भी नष्ट हुआ है, उसके जो यात्री थे उनकी भी जान गई। इस वजह से जो इंस्ट्रक्ट है, अब देखिए कोई भी एयरपोर्ट है, पहले तो शहर के बिल्कुल बाहर होता है, मगर धीरे धीरे उसके आसपास लोग बाग बस जाते हैं और फिर तमाम तरह के उल्लंघन करते हैं इन चीज़ों का। तो ये चीज़ एक जरा विचारणीय है कि उनको कहाँ से कैसे हटाया जाए। अब एक छोटा सा उदाहरण कानपुर का आप ले लीजिए। कानपुर में ही चकेरी का जो एयरपोर्ट है, उसके आसपास वो लाल बंगला जो बस गया है, वहाँ पर जो तमाम आ गई हैं बुचड़ी वगैरह, आप आसपास जाजमऊ का एरिया आप देखिए, वही बिल्कुल पास में ही है। बर्ड हिट होना एक बहुत ही उस कारण से बर्ड हिट बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि चिड़ियाँ जो हैं वो उसके आसपास घूमती रहती हैं, और बर्ड हिट अगर हो जाती है तो फिर वो जहाज एक पत्थर की तरह नीचे गिरता है। उसमें कोई मतलब, अब इसमें तो खैर 2 इंजन होते हैं और संभावनाएं जरा कम होती हैं कि दोनों इंजन में, इसे नहीं कह सकता दोनों इंजन खराब हो सकते हैं एक साथ, बर्ड इंजेक्शन कर सकते हैं, मगर जनरली अगर एक इंजन खराब होता है तो दूसरे इंजन पर वो टेक ऑफ कर सकता है पूरी हाइट के साथ में। इसकी सुविधा इसमें इतनी है और इतनी पावर होती है एक इंजन में कि वो अपना फ्लाई कर सकता है, और कहीं पर जो सेफ बेस कोई आसपास होगा अल्टरनेट, वहाँ लैंड भी कर सकता है। जी ठीक है। तो वास्तव में पूर्व एयर मार्शल RC वाजपेयी सर ने बहुत सारी चीज़ों को रेखांकित किया है। GS चौहान सर के तरफ मैं रुख करूंगा, एयरफोर्स ऑफिसर हैं, स्क्वाड्रन लीडर रहे हैं। GS चौहान सर, एक बात बार बार विमान के चित्र को, उसके वीडियो को देखकर कही जा रही है कि उसका एक फ्लैप खुला है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। क्या इस तरह की आशंकाओं को बल मिलता है कि ये इनकी वजह से कोई घटना हुई होगी? फिर जो चश्मदीद है, जो व्यक्ति सर्वाइवर है, वहाँ से निकल कर आया है, उसका कहना है कि विमान टेक ऑफ हो ही नहीं पाया, उससे पहले ही वो गिर गया। मतलब वो जो शक्ति लगनी थी वो लगी ही नहीं, वो बस स्टार्ट हुआ, एयर में गया और धड़ाम हो गया। तो वो कहने टेक ऑफ हो ही नहीं पाया। ये किस तरह की स्थिति को दर्शाता है? सबसे पहले दुर्गेंद्र जी, आपको नमस्कार एंड गुड इवनिंग सर, माय ऑनरेबल एयर मार्शल सर एंड दोनों पैनलिस्ट पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को। दुर्गेंद्र जी, अब जो टेक्निकल बातें हैं वो जो एयर मार्शल साहब कह रहे हैं वो तो एकदम उनके बराबर मैं कैनॉट गो। मैं एक बहुत छोटा अधिकारी हूँ उनके सामने। एयर मार्शल इज ए वेरी बिग ब्रांड। तो लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग माय सर्विस इन द एयरफोर्स मैंने एक काउंटर इंटेलिजेंस कोर्स किया है, और उसमें कई चीजें होती हैं, तो वो कोर्स मैंने किया हुआ है। और मेरा बार बार दिमाग 2 जगह जा रहा है। एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट है जहाजों का, एंड दूसरा है सबोटेज। जी, एक कहावत है कि आग जो है कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ता। जहां आग लगती है तो यू कैनॉट फाइंड आउट कि क्या हुआ था, क्योंकि आग सब कुछ को नुकसान कर देती है। यहाँ इस चीज को केवल ब्लैक बॉक्स जो है, लकीली वो मिल गया है, और उसकी जब वो छानबीन होगी तो मेनली जैसा कि हमारे साहब ने कहा कि इट इज कम्युनिकेशन ज्यादा होते हैं, टेक्निकल एंगल थोड़ा कम है। आपको एक चीज जानकर बड़ी हैरानी होगी, आपको पता होगा सभी लोगों को, कि टिल 16th of May our airport at Delhi, Mumbai, Kochi, then Bangalore, Hyderabad and Ahmedabad was maintained by a company named Celebi Aviation. जी, हमारे देश में इतने एयरपोर्ट सेलेबी एविएशन के द्वारा इनका ग्राउंड ऑपरेशन और कार्गो हैंडलिंग में कॉन्ट्रैक्ट था। जी, और ये टर्की की कंपनी, जी, और इसे
2 हफ्ते पहले वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया। तो आई वॉज गोइंग थ्रू, आई एम ए प्रोफेसर बाई नाउ प्रोफेसर, तो मैं जरा पढ़ाई का ज़्यादा में ध्यान रखता हूँ। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो अडानी ग्रुप को दिया गया है और एक और कंपनी है, ये कार्गो हैंडलिंग एंड ग्राउंड ऑपरेशन एंड, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि जो लोग उसमें काम कर रहे थे टर्किश कंपनी के अंडर में, दे विल नॉट बी चेंज जी। तो मुझे बड़ा ही एक कहीं ना कहीं से फीलिंग हो रही है कि इसमें सैबोटेज का एंगल भी हम लोगों को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, सैबोटेज के एंगल पर हम लोगों ने चर्चा की थी, और शायद हम लोग कुछ चंद लोगों में हैं जिन्होंने इस एंगल पर थोड़ी सी चर्चा की थी, और उसमें एटीएस ने आज आगे काम भी शुरू किया है। आप तो जानते ही हैं, आप तो यू आर द चीफ एडिटर। आज जो है फुकान एयरपोर्ट में हमारा एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट, उसमें बॉम्ब हॉक पाया गया एंड इट कुड नॉट टेक ऑफ अगेंस्ट द रोड जी, एयर इंडिया का बोइंग। तो जो स्थिति है हमारे देश की आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग इट इज ए नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ माइंड, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी दुश्मन भी ज्यादा हो रहे हैं, तो वी कैनॉट ओवरलुक दैट। तो कुल मिलाकर ये आपका कहना है कि इस एंगल को, सैबोटेज के एंगल को भी बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखना चाहिए। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर रिटायर सुबोध दीक्षित जी जुड़ गए हैं। सुबोध दीक्षित जी से भी हम लोग चर्चा करेंगे, चूँकि वक्त ऐसा नहीं है कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करें, अच्छा नहीं लगता, इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ प्रदीप सुरीन सर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एविएशन को बहुत लंबे समय तक कवर किया है। प्रदीप जी ने एक आज फेसबुक पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट को मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा है, और एक इस देश के बहुत बड़े पत्रकार आलोक भदौरिया जी ने मुझे वो भेजा कि ज़रा इसको पढ़ो। तो प्रदीप जी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। प्रदीप जी खुद कहते हैं कि 2013 के बाद कभी भी वो बोइंग में नहीं चढ़े, इतना ये डरावना और दहशत वाला जहाज है। प्रदीप जी अनम्यूट करिए कृपया। जी, जैसे आप कह रहे थे कि हम देखिए, मैं तमाम अलग अलग जो आयाम हैं, जैसे कि हमारे सारे वरिष्ठ हैं अभी इस वक्त पैनल में, और वो सारी चीजें बता रहे हैं, बहुत संभव है कि वो सारे एंगल और सारी चीजें निकलेंगी। इनफैक्ट जब हमने पिछले बार 2010 में जब हादसा हुआ था, उस वक्त भी ये हुआ था मामला, उसमें ग्राउंड स्टाफ से लेके पब्लिक के ऊपर कितने टीका टिप्पणी हो रही है, या इसके अलावा नैपकिन पेपर मिलता है कि नहीं, या फिर स्टाफ को सोने को मिलता है कि नहीं, तमाम सारी बातें हो रही थी। लेकिन अगर आप सलीके से देखें तो उस हादसे के बाद भी, जो मैंने आखिर में ये लिखा भी कि उसके बाद आपको कुछ नजर नहीं आएगा, मैं उस तरफ आपकी बात और उस बात पे लेके जाना चाहूंगा जहां पे अभी भी एयर इंडिया के कई बड़े अधिकारियों ने मेरा उस फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे कॉल किया, और उनका कहना यही था कि एक बात जो कोई नहीं कर रहा है वो ये है कि जब आप एयर इंडिया को वर्ल्ड लेवल का अपना एविएशन या एयरलाइंस कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उस एयरलाइंस कंपनी का एक फ्लीट का एवरेज एज कितना होना चाहिए जी। आप अगर लो कॉस्ट एयरलाइंस को देखें, जो सबसे सस्ती एयरलाइंस या जो सबसे फास्टेस्ट इस वक्त चलता है वो है इंडिगो। इंडिगो में एवरेज किसी भी विमान की जो एज है वो 5 साल से ज्यादा नहीं है जी। लेकिन एक बात जिस चीज को लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे वो ये है कि एयर इंडिया में आज इतनी बुरी हालत है कि अभी हाल ही में बोइंग के भी और साथ में जितने भी जो एयरबस के फ्लीट्स हैं, ये 15 साल पुराने फ्लाइटों को भी इन लोगों ने ओवरहॉल करके और रंग पोत करके ये एयरलाइंस चला रहे हैं। अब आप सोचिए कि एयर इंडिया जैसी इंटरनेशनल एक कंपनी, एविएशन कंपनी, जिसे हम भारत का अपना एक मुकुट भी कहते हैं एविएशन की इंडस्ट्री में जी। लेकिन अगर उसमें हर फ्लाइट की जो एवरेज एज है अगर वो 10 या 12 साल है तो वो नहीं चल पाएगा। ऊपर से इनके पास दिक्कत ये है कि ये जो इनकी टेक्निकल टोटल जो इसका ओवरऑलिंग हुआ, इनके जितने भी इनके मेंटेनेंस है, इस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और मैं आज भी इस बात पे कोई भी जैसे हमारे कई पॉलिसी मेकर्स हैं जो इन सब चीजों को देखते हैं, मैं उनसे भी इसी बात पे कह रहा था
कि आप एयरलाइंस में अभी टाटा अगले 2 या 3 साल बाद उन्हें 100 फ्लाइट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जैसे मैंने अपने लेख में भी लिखा कि फ्लाइट ऐसी चीजें नहीं होती है कि आप आज चले जाइए शोरूम में और आपने हाथ के हाथ पैसा दिया और आप लेकर आ गए, तो उनको आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन तब तक या जब से भी एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया या उससे पहले भी पिछले 10 साल से एयर इंडिया के पास कोई नया फ्लाइट नहीं है, कोई नया प्लेन नहीं है। उसी प्लेन को, पुराने प्लेनों को ये बार बार मरम्मत कर करके चला रहे हैं। और जैसे हमारे डिफेंस के कई हमारे महानुभाव हैं यहाँ पे, वो भी आपको बताएंगे कि जब डिफेंस के किसी प्लेन में मैं कभी गया हूँ, जैसे हम लोगों ने कई बार डिफेंस के कई सारे एरो शो वगैरह कवर किए हैं, तो मैंने रियल टाइम में देखा है कि जब सेना के अधिकारी हमें बताते हैं कि कितनी बुरी हालत में वो प्लेन्स हैं, और उन प्लेनों को आज भी आप हैरानी होगी आपको कि अगर C-17 ग्लोब मास्टर से पहले की बात किया जाए तो 2000 जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो यूज किए हुए प्लेन है वो अब तक हमारे फ्लीट में है। तो आप सोचिए कि वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है प्रदीप जी, बहुत हैरान करने वाली बात है जी। और इसीलिए जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक आपके फ्लीट में, मैं किसी भी एक कंपनी विशेष को नहीं बोलूंगा, चाहे वो बोइंग हो या एयरबस हो, ये दोनों पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं जो कि अपने फ्लाइट्स बनाते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को बुरा नहीं कहेगा। लेकिन ये जो सिर्फ बिजनेस नोचने के चक्कर में दोनों मल्टीनेशनल कंपनियां अपने जो कबाड़ में जाने वाले प्लेन है, उन प्लेनों को भारत के नागरिकों के लिए यूज किया जा रहा है। या आप ये मान के चलिए, और मैं अपनी निजी राय बता रहा हूं, कि जब भी मैं एयर इंडिया के फ्लाइट में मैं उड़ता हूं तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं जिंदा नीचे उतरूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं एयर इंडिया के किसी भी पायलट के ऊपर कभी मुझे शक नहीं है। इस इंडिया में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी और अच्छे पायलट्स नहीं हो सकते, लेकिन मशीनों पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। और कल के अगर आप हादसे को देखेंगे तो उसमें भी आपको रियल टाइम में पता लगेगा, और बाकी लोग भी आपको बताएंगे कि एक्चुअली थर्स्ट क्रिएट हुआ ही नहीं। एक टेक्निकल वर्ड होता है, जब आप प्लेन को उड़ाते हैं तो उसमें इतनी थर्स्ट क्रिएट होनी चाहिए कि ताकि वो टेक ऑफ के लिए वो ऊपर ले जा पाए। और एटीसी के अगर वॉइस रिकॉर्डर में भी जो ज्यादातर लोग मुझे बता रहे हैं, और खासतौर पे जो इनसाइडर हैं एयर इंडिया के, वो मुझे बता रहे हैं कि थर्स्ट क्रिएट ही नहीं हो पाया, और उन्होंने कहा कि दोनों के दोनों इंजन ही फेल हो गए क्योंकि उनपे मोटर ही नहीं चले। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सुबोध दीक्षित, स्क्वाड्रन लीडर हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कल से मैं लगातार देख रहा था कि बहुत सारे पहलुओं पर आप बात कर रहे हैं, तमाम पत्रकारों से आपने बातचीत की, राष्ट्रहित में तमाम मीडिया संस्थानों में, तमाम चैनलों में मैं आपको खुद भी देख रहा था, और पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर बातें आपने की, बड़ी नपी तुली बातें की हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। अब एक बहुत एक्सपर्ट के तौर पर, एक फौजी के तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं? अभी प्रदीप जी ने कहा कि भाई वो जब इस जहाज में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे सुरक्षित उतार दो, और सारे लोग जो गए होंगे उन लोगों ने भी यही कहा होगा, हे ईश्वर मुझे ले जाओ, क्योंकि हमारा देश और दुनिया में कोई भी हो तो आप अपने इस तरह के जब जहाज यात्रा करते हैं तो मुझे लगता है शायद ही कोई 1% लोग हों जो ईश्वर को याद ना करते हों। हम सब तो याद करते हैं कि प्रभु सुरक्षित पहुंचाना। सुबोध जी। जी दुर्गेन जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं प्रदीप सुरीन जी की बात से और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर स्वयं हूं, और हमारे प्रोफेशन को पूरी दुनिया में सेकंड मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब माना जाता है, और इस प्रोफेशन में रहते हुए इसमें वही अफसर दक्ष हो सकता है जिसने इमरजेंसी की तैयारियां कर रखी हों। हमारी जो काबिलियत है वो उसी में ही नापी जाती है कि हम एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद किस प्रकार से सेफली जहाज को लैंड करा पाते हैं जी। और इस विमान से संबंधित मैं सभी पहलुओं पर बहुत जल्दी और एक नपी तुली बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि एयर इंडिया के जो विमान हैं उनको मेंटेनेंस की जरूरत है। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि एक पायलट हैं जिन्होंने इस जहाज को स्वयं उड़ाया हुआ है, और उन्होंने खुद उस पोस्ट में लिखा है कि आई हैव पर्सनली फ्लोन दिस एयरक्राफ्ट एंड वी हैव सीन that number of times we have registered many complaints in terms of snacks about the same aircraft and I am lucky that this has not happened with me। लेकिन उसके बावजूद भी ये आज दुर्घटना घट गई। तो इसमें मैं सबोटाज का एक एंगल बाद में कवर करूंगा। सबसे पहले मेंटेनेंस में क्यों आना चाहता हूं वो समझिए जी। देखिए, सरकार के पास शुरुआत से ये था कि एयर इंडिया घाटे में जा रही है,
उन्होंने एक सफेद हाथी की तरह उसको संभाल रखा था। अंत में आज उसको भी निकाल दिया गया। तो डीजीसीए के पास जो अब है, अब स्वयं का कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है बहुत बड़े स्तर का, जो कि वो स्वयं इसके लिए वो स्वयं सरकार से सहायता लेते हो। टाटा ने चूंकि इसकी शुरुआत की थी, उनका एक बचपन से लगाव था, उन्होंने इसको ले लिया। उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी थी कि घाटे में चल रही एक कंपनी को उन कंपनियों से टक्कर देना जो कि वर्तमान में मार्केट में अपना कब्जा किए हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए टाटा ने 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया बोइंग को, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। उसके बाद में वो ऑर्डर इसीलिए दिया गया था कि आप अगर ज्यादा विमान लेंगे तो आपको ज्यादा हवा में एटीएस रूट भी अलॉट किए जाएंगे, तो ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे तो ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होगी तो उस पैसे से हम और नए एडवांस एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ये जो भी वीडियो सामने आए हैं, उसके अलावा कई और वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें सीट के पास में जो केबल है, ईयरफोन है, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर सामने जो स्क्रीन लगा है वो काम नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उस हादसे के कारण है, वो दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, बट ये शो करता है कि आप अपनी विमानन कंपनी के लिए कितने सजग हैं। अगर किसी विमान की कंपनी में सीट पर कूड़ा पड़ा हुआ है, नए यात्री चढ़ते हैं, तो आप अगर उसको मेंटेन करके रखते हैं तो उसका भी रिव्यू फीडबैक लिया जाता है। इसी प्रकार से सबसे पहले तो हमें उन लॉग बुक की जांच करनी चाहिए जिन पायलट्स ने इस विमान को स्वयं पिछले 6 महीने में उड़ाया। उन्होंने क्या क्या समस्याएं लिखी और क्या उसके सामने उसके किसी ग्राउंड इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, उसकी टीम, फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन टीम ने साइन किए कि हाँ ये स्नैक खत्म कर दिया गया है। आई एम वेरी श्योर किसी एयरक्राफ्ट को फ्लाई वर्दी बनाने के लिए सारी ग्राउंड टीम का एक साथ आना, उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस केस में पायलट ने खुद पोस्ट किया है। ये तो एक तो बात मेंटेनेंस की हो गई। अब दूसरी बात मैं बताता हूं कि जहाज जब स्टार्ट किया गया तो दिल्ली से लंदन की फ्लाइट थी, दिल्ली से अहमदाबाद तक कुछ नहीं होता है, उसके बावजूद भी एक विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। अहमदाबाद में भी आई एम श्योर कि एक विजुअल इंस्पेक्शन किया गया होगा जिसमें एलिवेटर, रडर, एलिरॉन्स और एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर, उसमें कहीं मैकेनिकल डैमेज तो नहीं है, लिंकेज तो नहीं है। ये पायलट उड़ाने से पहले स्वयं भी करता है और एक ग्राउंड इंस्पेक्शन टीम भी करती है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं जहां आप देखेंगे कि कार्गो की जो टीम होती है उनसे ग्राउंड हैंडलिंग में भी नुकसान होता है। मैं अभी उसकी तरफ भी नहीं जा रहा हूं, बट ये आप दर्ज इसलिए करिए क्योंकि आप एक उड़ान के समय कितनी संभावनाओं में कितने सजग हैं, वो हमारी सजगता को दिखाता है। मैं यहाँ ये दोष नहीं दूंगा कि तुर्की की कंपनी है और वो यहाँ पर सबोटाज करने आई, क्योंकि हम अपनी गलतियां पहले खुद सुधारें। हमने खुद देखा है कि हमारे विमान हैं उनमें हम ग्राउंड हैंडलिंग से लेकर के, पैसेंजर सेफ्टी से लेकर के, पैसेंजर के कन्वीनियंस से लेकर के, आपके पास कौन सा ऐसा पोर्टल है कि अगर आपका जहाज में एक बैग खो जाता है तो आपको यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं और वो मिल जाता है। आपके पैसे रिफंड होने का क्या प्रोसेस है, दैट शोज द अटेंशन ऑफ द योर इंटायर सिस्टम। अब हम आते हैं, जैसा कि सरीन जी ने बोला कि एयरक्राफ्ट ने स्टार्टअप किया, टैक्सी किया, लाइनअप किया। दुर्गेश जी आपने भी देखा होगा जब भी आप जहाज में बैठते हैं तो टेक ऑफ से पहले जहाज जो पायलट है वो फुल थ्रोटल एक बार ऑन करता है, पूरे जहाज में वाइब्रेशन आपको महसूस होती है। जी बिल्कुल। और वो जो फुल वाइब्रेशन है, जो फुल वाइब्रेशन कर रहा है, उसमें जो पायलट इन कमांड है और उसके साथ जो को पायलट है, वो दोनों अपने सामने लगे हुए पैरामीटर्स में चेक करते हैं, देखते हैं उसको कि मेरा आरपीएम कितना है, टेम्परेचर गेज क्या बोल रही है, हाइड्रोलिक प्रेशर कितना है, इंजन कितना है, अल्टीट्यूड कितना जा रहा है। जब वो सारे पैरामीटर्स ठीक हो रहे होते हैं, उसके बाद ही जहाज एटीसी को कॉल देता है कि सपोज मैं चकेरी में ही पोस्टेड था तो मुझे पता है कि चकेरी एयर इंडिया सो एंड सो वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। तब एटीसी मान लेता है कि सारे पैरामीटर्स ठीक है, पायलट ने ओके कहा है, रनवे क्लियर है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, एयर इंडिया सो एंड सो, रनवे सो एंड सो, क्लियर फॉर टेक ऑफ। जहाज ने टेक ऑफ किया, जहाज 624 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जहाज में 1,26,000 लीटर का पेट्रोल एयर टरबाइन फ्यूल पड़ा हुआ है। इस वेट के साथ में 624 फीट जाने के बाद आपने वीडियो में देखा कि वो अंडर कैरेज अप नहीं हो रहा है और सीधे स्टॉल हो रहा है, मतलब कि उसको लिफ्ट नहीं मिल पा रहा है। लिफ्ट मिलता है जब इंजन थ्रस्ट जनरेट करते हैं। थ्रस्ट जनरेट तब हो पाता है जब फ्यूल, ऑक्सीजन, फायर एक साथ कंबशन चैम्बर में जाते हैं, कंबशन चैम्बर से
भयंकर प्रेशर जनरेट होता है और वो मैकेनिकल लिंकेजेस के थ्रू जहाज को लिफ्ट देता है आगे जाकर के। जी जी। तो देयर इज अ क्लियर कट केस, नंबर वन क्लियर कट केस ऑफ लॉस ऑफ पावर इन द इंजन, नंबर वन। नंबर टू कि इस केस में मान लीजिए एयरक्राफ्ट 624 फीट की ऊंचाई पर नहीं होता दुर्गेश जी, मैं कह रहा हूं 6000 फीट की ऊंचाई पर भी होता जी। अगर 6000 फीट की ऊंचाई पर भी होता तो उस समय भी इतने लोड के साथ में भी जहाज का पायलट को थोड़ा सा टाइम होता, दोनों इंजन फेल हो चुके होते, तो ग्लाइड कैरेक्टरिस्टिक के साथ में वो लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेके अपने आप को रनवे में अलाइन करता, एटीसी को मेडे कॉल देता और फिर भी लैंडिंग करने की कोशिश करता। तब भी लैंड होने पे जहाज के 2 टुकड़े ही होने थे। अच्छा। लेकिन उस समय थोड़ी संभावना है कि उसमें इतने सारी मौतें नहीं होती, क्योंकि इमरजेंसी का प्रोसीजर बोलता है कि अगर आपके पास टेक ऑफ के बाद में इतना लोड है तो आपको इस कंडीशन में जब आपको लिफ्ट नहीं मिल रही है तो हवा में ही रहना है, इंजन को बर्न कर ऑयल को बर्न करना है ताकि उसका वेट कम हो जाए, और वेट कम हो जाने के बाद फिर आप लैंडिंग पे आए। सुबोध जी मैं एक 5 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। मेरे मन में एक सवाल आ गया। आपने जो प्रोसेस बताया, जो आपने एक अन्वेषण किया अब तक इस पूरी दुर्घटना का, यहाँ दुर्घटना स्थल से दूर बैठकर, उससे ये लग रहा है कि क्या ये ओवरलोड था, विमान ओवरलोड था, ओवरलोड की वजह से ये हादसा हुआ? नहीं, मैं ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं था। जो एयरक्राफ्ट है वो वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट है। उसकी जो विंग्स स्पैन की चौड़ाई है वो 56 मीटर है, लंबाई 50 मीटर है, और जो विंग्स स्पैन में इतनी लंबाई है, जो एयर टरबाइन फ्यूल रहता है वो विंग्स में रहता है। तो जो जहाज इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो इतनी क्षमता को ले सके, लेकर उड़ सके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतनी क्षमता को लेकर उड़ सकने की संभावना जो है वो इंजन प्रोड्यूस करता है, और उस इंजन के प्रोड्यूस करने के बाद में अगर वो जहाज को लिफ्ट नहीं दे पा रहा है तो यहां 2 केसेस और भी बनते हैं। नंबर 1, सबोटाज किया गया। अब सबोटाज किस तरीके से किया गया, उसकी संभावना ये भी है कि जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लोग थे उनको माइंड वॉश किया गया कि आप ये चेक्स छोड़ दें, एक तो ये संभावना बनती है। दूसरा कि उन्होंने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैन पावर की कमी थी, मेंटेनेंस की टीम की कमी थी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की कमी थी। तो ये भी हो सकता है क्योंकि आजकल हर जगह दौर मल्टी स्किलिंग का चल रहा है, एक ही बंदे से 5 काम कराने 360 वो ग्राउंड में 360 बोलने लगे आजकल। वो एडिटर इन चीफ भी रहेगा, वो ग्राउंड रिपोर्टर भी रहेगा, वो संवाद भी लिखेगा, वो एडिटिंग करना भी जानता हो, सब कुछ चाहती हैं कंपनियां, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास पैसे बचाने के 2 साधन है। नंबर 1, एम्प्लॉयज की संख्या कम कर दें। नंबर 2, मेंटेनेंस के लोगों को कम कर दें। वो पायलट कम नहीं कर सकते, क्योंकि पायलट तो जितने जहाज हैं उसके से ज्यादा ही आपके पास पायलट होने चाहिए, तो आप तो वो कम नहीं कर सकते पायलट, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास सिर्फ मेंटेनेंस का ही स्कोप बचेगा। जी, तो कुल मिलाकर अगर आप ये मान रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की लैक हो सकती, क्योंकि वो इंजन ठीक है, हम मानते हैं कि सुबोध जी इतना काम कर लेंगे, ये एक असेसमेंट होता है, लेकिन अब जब सुबोध जी को या दुर्गेंद्र चौहान को एक वो काम दिया गया, वो काम वो नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी कि भाई वो बीमार रहे होंगे, उनकी शारीरिक क्षमता कम होगी। बहुत सारे सवाल हैं। बहुत अच्छी तरीके से पूर्व एटीसी सुबोध दीक्षित ने, जो स्क्वाड्रन लीडर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक आम भाषा में इस हादसे को लेकर समझाया। चूँकि बहुत सारे सवाल अभी हैं, तो इस कार्यक्रम को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। तो कुल मिलाकर सवाल बोइंग पर भी है, मेंटेनेंस पर, स्टाफ पर। जो पूर्व एटीसी अफसर सुबोध दीक्षित ने इस बात को इंगित किया कि कास्ट कटिंग बहुत बड़ा वजह हो सकती है इस तरह के हादसों की, क्योंकि जो इंजन है वो ऐसा लगता है कि स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो जो स्टार्क जनरेट होना चाहिए था, जो एक चीज़ें ऊपर ले जाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो नहीं हुई। इस वजह से विमान, इतना बड़ा विमान हादसा हुआ। जीएस चौहान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व स्क्वाड्रन लीडर हैं, और
वो कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। चौहान साहब बोलिए, कुछ आपके मन में कोई महत्वपूर्ण चीज आ रही होगी, जैसा कि मुझे लगा। हाँ, हमारे पैनलिस्ट प्रदीप सुरीन साहब ने जो कहा कि ये जहाज बहुत पुराने हो गए वगैरह वगैरह, तो अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल ना हो जाए, आई एम अफ्रेड ऑफ इट। एक हमारे इंडियन एयरफोर्स का जहाज था जिसको हम मिग 21 कहते थे जी, और उसको हम लोग एयर कॉफिन कहते जी, क्योंकि वो इतना पुराना था कि उसका मेंटेनेंस पॉसिबल ही नहीं। लंबरेटा स्कूटर मान लीजिए उसको आप। हाँ, ये शुक्र है, और वो अब जाके रिप्लेस करीब 10 साल पहले, अब खैर हमारे पास बहुत एडवांस मिग 29 आ गया है। जी, जी। मिग 21 में हमारे इतने होनहार यंग पायलट डेथ हुई है, क्रैश हुआ है, देश को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन नाउ वी आर बेटर ऑफ। ऑन द सेम लाइन, ये बोइंग जो है इट इज 11 ईयर ओल्ड। आई मीन 2011 में इसको परचेज किया, ये बना था। आई डोंट नो व्हेन इंडिया बोइंग परचेज इट, आई एग्जैक्टली कैन नॉट से, तो सुनील साहब बता पाएंगे। लेकिन 2011 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। एनीवे, ये तो देश की इकोनॉमिक क्षमता पे होता है कि हमारे पास अब बस हैं, आपकी सरकारी बस देखिए, रोडवेज की बसों को देखिए, आप टैक्सियों को देखिए, आप टेम्पो को देखिए, तो ये चलती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही रहना चाहिए। वी आर गोइंग अहेड। अब मैं आ रहा हूँ थोड़े से टेक्निकल पे। आज जो है आपके एक एक्सपर्ट हैं इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, प्रोफेसर एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, जॉन मैकडर्मिल, बहुत सटीक, और मैं भी थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसको अपनी बात रखना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। जरूर, प्लीज। He said कि the aircraft struggle to gain altitude. जी, ये सबको पता है, लेकिन वो एल्टीट्यूड क्यों नहीं प्राप्त कर रहा था, तो उन्होंने एक कमेंट किया है कि सबसे अजीब सी चीज, बीइंग ए सेफ्टी इंजीनियर, ही सेड कि नोज वाज अप एंड इट वाज गोइंग डाउन, क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में जहाज बहुत कम होता है कि नोज इज अप एंड जहाज इज गोइंग डाउन। एंड उन्होंने कहा इट इज टू अर्ली टू डिसाइड ऑन दिस कि क्या कारण था, बट वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विंग्स के फ्लैप्स एंड स्लैट्स दे वर नॉट इन द करेक्ट पोजीशन, एंड इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पायलट। लेट मी मेक यू क्लियर, जो जहाज जब रनवे पे चलता है तो जैसे जैसे वो जिस एंगल पे उड़ता है, जिस हाइट पे उड़ता है, वहाँ की जो है क्लाइमेट कैसी है, हवा कैसा है, उस हिसाब से टर्न कितना ले रहे हैं, उस हिसाब से जो विंग्स होते हैं उसके आगे लगभग 8 या 10 सेंटीमीटर का एक फ्लैप होता है, उसको ऊपर नीचे पायलट अपने मशीन के द्वारा करता है। अब क्योंकि ये एयरबॉर्न ही नहीं हुआ था, तो रनवे में ये चल रहा था। नाउ इट मे बी देयर दैट मशीन वाज नॉट शोइंग द प्रॉपर कंडीशन ऑफ द फ्लैप्स एंड फ्लैप। जी, तो एक तो ये है साहब, और दूसरा है कि उसके पास समय ही नहीं था कि एयरबॉर्न वो कितने देर रहा, 1 मिनट एंड 9 सेकेंड्स इट वॉज एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में उसको पायलट को निश्चित रूप से, अब ये शायद जो उसने मेडे कॉल किया था उन्होंने, वो शायद एटीसी के पास और ब्लैक बॉक्स में भी मिलेगा क्या कन्वर्सेशन हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं एक्सपर्ट कि वो रनवे के बीच में ही उनको जो है ये प्रॉब्लम पता लगी, एंड देन ही कॉल फॉर द मेडे हो गया। तो ये सब चीजें डॉक्टर चौहान, ये जो आप बता रहे हैं डॉक्टर चौहान, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अदब के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि ये ठीक हो, ये ठीक रहे, ये कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? नहीं, जिम्मेदार पायलट जो है, उसके केबिन में जो है सारे मीटर्स वगैरह हर चीज के रहते हैं, एंड ही कंट्रोल्स विद दैट। बट व्हाट इज
क्या जरूरी है जब वो रनवे पे जहाज इतनी स्पीड में रनवे में उड़ाते हैं टेक ऑफ करने के लिए, तो वो चल रहा तो नहीं चल रहा था। ये कौन, ये मेंटेनेंस पार्ट है जी। वही मैं पूछना चाह रहा था। मेंटेनेंस इज ए वेरी पुअर, और जहाजों में मेंटेनेंस तो है बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, I had visited INS Virat. My son is there in the Indian Navy. He was in INS Virat. INS Virat के नेवी के जहाजों को जो हमने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और लंच टाइम में पायलट मेरे बगल में खाना खा रहे थे, हम लोग लंच कर रहे थे। I said, यार यू पीपल आर नॉट मेंटेनिंग योर। तो बोले अंकल आप कौन है? मैं तो सिविल ड्रेस में गया था। तो I said, I am from एयरफोर्स। बोले यू आर राइट। हम लोग जब उतरते हैं कंप्लेन लिखते हैं कि क्या उन्होंने फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर। एक समय हमारे डिफेंस फोर्सेस में भी ऐसा था। लकीली आज वो नहीं है, वो हमने पाकिस्तान में दिखा दिया, एक्यूरेसी 100%। लेकिन ये कॉमर्शियल जो है वहाँ जो दीक्षित साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही, आई बिल्कुल एग्री। ठीक है। मेंटेनेंस पार्ट इज वेरी पुअर। बहुत और जी, वो जो वर्कर जो है वो कौन है, कैसे काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इस चर्चा में एक बात निकल कर आई कि एक तो बोइंग पर सवाल उठा, उंगली उठने के कारण है, और दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे सुबोध दीक्षित कह रहे हो, चाहे चौहान साहब कह रहे हो, या एयर मार्शल सर कह रहे हो, और प्रदीप सुरीन जी तो कह ही रहे हैं कि साहब इसमें बैठते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। तो मेंटेनेंस का मसला तो है ही है गंभीर। एयर मार्शल वाजपेयी सर, मैं आपकी तरफ फिर से आ रहा हूँ एक बार। अब ये इस इतनी देर की चर्चा में एक बात तो एक बड़ी कॉमन हो गई कि मेंटेनेंस एक बड़ी वजह है, और मैं पूरे यकीन के साथ आज कह रहा हूँ इस शो में ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। और जब अगर मुझे उम्मीद कम है कि इस विमान हादसे की भी जाँच रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। ये रवायत नहीं है भारत में कि बड़े हादसों की जांच पब्लिक को बताने के लिए कि जांच में क्या हुआ, वजह क्या थी, जिम्मेदार कौन लोग थे, ये रवायत नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये रवायत नहीं बनी भारत में और इसको अगर पब्लिक डोमेन में डाला गया तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है, आप सब एक्सपर्ट्स की बात को सुनकर, कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का पार्ट इसकी बड़ी वजह होगा। एयर मार्शल वाजपेयी सर जी, ऐसा है कि जब लैंडिंग होती है, जब पायलट अपना एयरक्राफ्ट का मिशन पूरा करके आता है, तो उसको जो भी डिफेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं रास्ते में, वो उसको लॉक करता है। जहाज छोड़ने के पहले वो उसको लॉक करके देता है, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा कि ऐसा क्यों हुआ है, और उस पर वो दस्तखत करता है कि उसके लिए उसने क्या किया है, किस तरह से उसने उसका निराकरण किया है जी, और उसके बाद ही जहाज फिर क्लियर किया जाता है। अगर कोई इंसिडेंट हुई है बीच में तो उस पर भी रिकॉर्ड की जाती है वो भी, और उसको भी एनालाइज किया जाता है। प्रोसीजर ये कहता है। पर अगर कोई आंख बंद करके उसके ऊपर दस्तखत कर दे तो फिर वो तो मतलब बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर कि आप जब भी लैंड करें, अगर कोई घटना घटी है या कहीं पर आपको कोई आपत्ति दिखाई पड़ी है, कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ है, कहीं कोई और प्रॉब्लम आई है, तो आप उसको लॉक करें। और लॉक करने के, और करते हैं पायलट लोग, हमेशा करते हैं, चाहे वो एयरफोर्स के पायलट हो चाहे सिविल पायलट्स हो, और उस पर चर्चा की जाती है। अब महीने के आखिर में फिर उसको दोबारा एनालाइज किया जाता है कितने फॉल्ट्स हुए हैं एक जहाज के ऊपर, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर, और उस फॉल्ट क्यों हो रहे हैं इतने फॉल्ट एक ही जगह, एक ही एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस ना हो, इंस्ट्रक्शंस हैं, पर कितना उनका पालन किया जाता है। अब जैसा बताया अभी पहले कि कमर्शियल इंटरेस्ट जो है लोगों के, कि भाई जहाज का नुकसान होगा, उसको रेवेन्यू कम हो जाएगी अगर वो जहाज टेक ऑफ नहीं करता है, तो कभी कभी अगर डबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही लोग क्लियर कर देते हैं और चले जाते हैं, मिशन पूरा करके आ जाते हैं और उस पर लॉक नहीं करते हैं। ये चीज़ गलत है टेक्निकली, क्योंकि मान लो वो भी अगर फेल हो गया तो फिर तो जहाज में गड़बड़ हो ही गए। इस वजह से ज़रूरी ये है कि जो भी शेड्यूल है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका पूरा पालन किया जाए, और तभी ये बात बनती है। और कह देना कि मतलब ये है नहीं, है, इंस्ट्रक्शंस हैं, कितना पालन होता है, कितना उसमें गड़बड़ करते हैं लोग बाग, वो एक विचारणीय विषय है। और
देखा जाएगा कि क्या आएगा, सारी बातें आएंगी इसमें फ्लाइट सेफ्टी वाली। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एक जगह बात चली थी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, DGCA, जी वहां पर हार्डकोर प्रोफेशनल्स चाहिए। अदर देन दैट कोई भी इस तरह का व्यक्ति न हो कि जिसको उसके विषय में नॉलेज न हो, वो काम नहीं करेगा। उसकी जो दोबारा उसका क्या, किस तरह से उसका संगठन किया जाए, किस तरह से लोगों की पोस्टिंग की जाए, सिलेक्शन कैसा हो, वो बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनल का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आप देखेंगे थोड़े लालच में लोग पढ़ करके गड़बड़ काम कर बैठते हैं। उनको लगता है कि शायद इससे कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, मगर घटने की संभावना पूरी होती है और घट जाती है। जी इस तरह से चाहे वो DGCA का हो, चाहे जहाज की मेंटेनेंस का हो, और चाहे ऑपरेशनल एस्पेक्ट हो उसके, कि पायलट कब उसको रोटेट कर रहा है जहाज को, फ्लाइंग करने के बाद मिडवे कहाँ पर उसको कैंसिल कर देनी चाहिए फ्लाइट। अगर देख रहा है कि उसका थ्रस्ट नहीं है तो उसको चाहिए कि जहाज को रोक दे। पर क्या उसके कंपल्शंस थे, ये तो सब जैसा बताया मैंने कि FDR और DVR के एनालिसिस के बाद ही पता लगेगा। अगर वो है तो चाहे पायलट एरर हो, चाहे टेक्निकल एरर हो, चाहे फॉल्ट हो किसी टेक्निकल आइटम का, या कोई बर्ड हिट हो, जो भी कारण है ये सब पता लगेगा इसके बाद। और कॉर्पोरेट करेंगे जो अपनी ग्राउंड, जैसे ATC की बात कर रहे थे दीक्षित जी, तो उसकी उनसे भी चर्चा की जाएगी और सारी बातों पर निष्कर्ष। दीक्षित जी ने बड़े सुचारू ढंग से सारी बात बताई, किस प्रकार से ये घटनाएं घटती हैं और क्या उनकी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया है। और रडार का जो हमारा सिस्टम है, GCA ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच रडार जो है एयरफील्ड के ऊपर, वो क्या कैसे काम कर रहे हैं, ये सब देखने की चीजें हैं। अब धीरे धीरे एनालिसिस होगी उसकी, तब पता लगेगा क्या है। ठीक बात है, ठीक बात है। सुबोध दीक्षित जी को एक बार फिर मैं चर्चा में शामिल करता हूं, चूंकि अभी अंतिम चरण है। सुबोध जी, ATC की भूमिका को लेकर भी इस पूरे घटनाक्रम में क्या होनी चाहिए थी तो क्या परफेक्ट थी, बहुत सारे इत्यादि। क्योंकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर उस समय ड्यूटी पर होता है जी, जो जिसकी शिफ्ट होती है, तो उस समय उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर विमान का सुरक्षित लैंडिंग और सुरक्षित टेक ऑफ अपने एयर स्पेस के दायरे में करा दे। जी, मतलब अगर वो एयरपोर्ट स्टेशन, मान लीजिए कानपुर में उसकी पोस्टिंग है, कानपुर में वो रनवे पर सिविल या मिलिट्री के जहाज उतर रहे हैं, तो वो हर लैंडिंग और हर टेक ऑफ की जिम्मेदारी लेता है। और वो कितने दायरे तक लेता है, वो अपने एरिया के जनरली हवा में 50 किलोमीटर के रेडियस में उसकी दायरे रहते हैं। जी जी। लेकिन वो उसके किसी आकाश में कोलिजन से संबंधित है, या ग्राउंड में जब टैक्सी हो रही हो तो जहाज जमीन में ना लड़ जाए, किसी हैंगर से ना लड़ जाए, किसी रनवे के वाहन से ना लड़ जाए। टेक ऑफ के टाइम में अगर कोई मान लीजिए कुत्ता घुस आया, उससे टेक ऑफ के टाइम में अटैक हो जाए, या जहाज में कोई ऐसी चीज रनवे पे पड़ी थी जिससे टकरा के जहाज एयरबॉर्न हो जाता, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। या जहाज को गलत हवाओं का दिशा दे करके उसने लाइन अप करा दिया और टेक ऑफ दे दिया, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। इस केस में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, और जब पायलट ने उसको बोला कि आई एम रेडी फॉर टेक ऑफ, जी आई एम रेडी फॉर टेक ऑफ, तो यहां से पायलट इन कमांड अगर बोल देता है कि नो आई एम नॉट रेडी, तो कभी भी कंट्रोलर टेक ऑफ नहीं देता है। लेकिन वो वेट करता है कंट्रोलर कि आर यू रेडी फॉर टेक ऑफ, तो वो बोलता है फ्लाइट नंबर सो एंड सो रेडी फॉर टेक ऑफ, तब ATC बोलता है क्लियर फॉर टेक ऑफ। तो यहां पर ATC ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसके कहने पर उसने टेक ऑफ का कॉल दिया, क्योंकि पायलट को अपने कॉकपिट पर सारे पैरामीटर्स उस समय तक नॉर्मल लग रहे थे। जी। अब बात आती है कि क्या पायलट ने रनवे पर रहते हुए कुछ एबनॉर्मल चीजें देखी थी? तो इसका मैं उत्तर आपको देता हूं कि रनवे की जो टोटल लेंथ होती है, जो ऑल वर्ल्ड में स्टैंडर्ड लेंथ होती है, वो लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है। जी, मतलब इतनी होनी ही चाहिए। हाँ,
हाँ, जनरली रनवे से इससे लंबाई इसकी बढ़ाई जाती है, हमेशा कम नहीं की जाती है जी। और कम अगर होती भी है तो ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स पे होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल रनवेज हैं वहां पर रनवे की लंबाई आपको 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा ही मिलेगी। तो अब ऐसी केस में जब जहाज ने टेक ऑफ करना स्टार्ट किया, तो जहाज ने जब टेक ऑफ करना स्टार्ट किया तो रनवे पर अगर उसको मिल जाता है, रनवे पर उसको कोई मिड ऑफ रनवे पर उसको दिखाई पड़ जाती है कोई कमी, तो उस टाइम पर वो उसका खुद का डिसीजन है कि आई एम अबॉर्टिंग टेक ऑफ। अच्छा, वो रोक सकता है अपने आप को, वो रोक सकता है। और मैं अपनी बात को थोड़ा सा सही करना चाहूंगा, मैंने 3 किलोमीटर कह दिया, 3000 फीट है वो। जी जी जी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जहाज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी पायलट की होती है कि वो रनवे के किस पोजीशन पे जहाज का टेक ऑफ को अबॉर्ट कर सकता है, और वो जहाज में हमें कॉल दे देता है कि अबॉर्टिंग टेक ऑफ, तो उस टाइम पर वो उसको रोकने का पूरा हक रखता है। वो मतलब जहाज अगर नहीं उड़ाना चाहे तो नहीं उड़ाए जी, मतलब वो जहाज नहीं उड़ाना चाहे तो नहीं उड़ाए, वो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर मान लीजिए वो रनवे पे जब रोल कर रहा है, वो जब स्पीड ले रहा है, उसने देखा पैरामीटर्स लूज हो रहे हैं, रनवे पे कोई गाड़ी आ गई या कुत्ता आ गया या बर्ड हिट हो गया, और होता ही है, मेरे पूरे कैरियर में कई बार ऐसा हुआ है, पायलट्स ने कॉल दी है अबॉर्टिंग टेक ऑफ, तो उसके बाद हम बहुत अलर्ट पे रहते हैं, हम कोई दूसरा विमान पीछे से रनवे पे नहीं डाल देते हैं। तो पायलट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, तो वो जहाज को अनस्टिक करेगा। अब पूरे एविएशन में लैंडिंग एंड टेक ऑफ इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। एनी एयरक्राफ्ट ऑन द फाइनल अप्रोच या फिर टेक ऑफ के टाइम पर जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अब ये ऐसे टेक ऑफ के फेज पे है जहां पर उसको ऐसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, ना तो उसके पास लेफ्ट और राइट टर्न लेकर के अपने आप को अप्रोच करने का, दोबारा रनवे पे लाने की का समय है उसके पास। और मैं बता दूं कि ये जो पायलट थे हमारे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने अपने उस पूरे एयरफील्ड का अच्छे से टेक ऑफ से पहले अध्ययन किया होगा, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि रनवे में जहाज, हवा में जहाज जिस समय था, गलती से अगर उन्होंने कोशिश की होती लेफ्ट या राइट टर्न लेने की, तो ये जहाज का क्रैश आपको अहमदाबाद में बहुत दूर से दिखाई पड़ता, क्योंकि वो उस समय उड़ता हुआ पेट्रोल पंप था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ सामने जाने का ही ऑप्शन था, क्योंकि अप्रोच और टेक ऑफ एरिया को जनरली पब्लिक से दूर रखा जाता है। जी जी, जो रनवे होता है उसके अप्रोच और टेक ऑफ पाथ में काफी दूरी तक घर दूर रखे जाते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि लेफ्ट और राइट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी दूर तक मकानों का बस्तीकरण हो चुका है। हाँ, खूब हॉस्टल भी, जहाँ डॉक्टर लोग की डेथ हुई है, वो भी बहुत भयंकर तरीके से बना हुआ बगल में ही बिल्कुल। और मैं इसी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि डीजीसीए जब इस प्रकार के जो भी लोकल ऑफिसर हैं इस प्रकार की क्लियरेंस देते हैं कि किस हद तक और किस ऊंचाई तक बिल्डिंग आप बना सकते हैं किसी एयरपोर्ट के पास, वो एक प्रक्रिया होती है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है कि अगर बिल्डिंग बनानी है, आप अप्रोच पाथ पे आ रहे हैं, इतनी सरफेस है, यहाँ टेक ऑफ होता है। तो मैंने खुद इलाहाबाद में रहते हुए मैंने खुद वहां पर ऑब्जेक्शन किया था, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने किया था, और हमने वो हाईवे नहीं बनने दिया था जी। कई सालों तक वो केस चलता रहा। हमने बताया, एयरफोर्स ने बताया रक्षा मंत्रालय को कि सर इलाहाबाद में अगर इस तरीके का ये हाईवे बनेगा, उस पे इतने हाइट तक के ट्रक चलेंगे, तो हमारे फाइटर और सिविल एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग के लिए आ रहे होंगे तो टकराने की संभावना है जी। और जी। उसमें रक्षा मंत्री ने साथ दिया हमारा और बोला जी बिल्कुल सही है। और जबकि आज से 5 साल पहले संगम की तैयारियों के लिए बहुत जोर लगाया गया कि वहां पर हाईवे बन जाए। जी जी जी, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर ये सब बिल्डिंग वगैरह नहीं होती तो हादसे में शायद कुछ लोग बच भी जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। तो प्रदीप जी की तरफ मैं रुख एक बार फिर से करता हूं। प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें पूर्व एटीसी सुबोध जी ने रखी और सभी पैनलिस्ट ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखा। बहुत सारी चीज़ें अब जांच में कुछ भी आए, लेकिन मैं एक बार फिर उम्मीद करूंगा कि इतने देश के सबसे बड़े विमान हादसे की जांच पब्लिक होनी चाहिए, कम से कम दुनिया को और देश को पता चले, ताकि हम आगे से चीज़ों को ठीक कर सकें। मेंटेनेंस के मुद्दे पर और सरकारों के रवैये पर क्या राय रखते हैं आप प्रदीप जी? ऐसा लगता है जैसे कि मैं दीक्षित जी को भी सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। इसके साथ साथ
बाकी सारे पैनलिस्ट भी जो एकदम सही बात बोल रहे हैं कि एक्चुअली जब ये सारी मेंटेनेंस और सारी चीजों की बात आ रही है तो ये घूम घुमा के आपको एक तरफ को लेके जा रहे हैं। और आप अगर इस मुद्दे को देखें और अब जो इस पूरे जो चर्चा में एक तरफ को उंगली जा रही है वो है डीजीसीए। डीजीसीए में जो चाहे वो उनके अपॉइंटमेंट की बात हो जाए, चाहे आपको कहेंगे कि उनमें सारी चीजें, अब आप सोचिए कि दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें जिनमें दीक्षित ने कही, वो कहा लॉक शीट। इस वक्त जो एयर इंडिया के अंदर जो सबसे बुरी हालत है वो ये है कि एयर इंडिया के अंदर अब सिविल एविएशन की जगह पे वहां पे सारे कॉर्पोरेट जितने पे अपॉइंटी है वो होने लगे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट एयरलाइंस है। लेकिन उनको सबसे बड़ा कंपटीटर इस वक्त लगता है इंडिगो। और एक टेक्निकल टर्म्स जो है, जो इन दिनों बहुत व्यापक है और एविएशन इंडस्ट्री में है, वो है ओटीपी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस। और उस ओटीपी का प्रेशर ग्राउंड स्टाफ पे, इंजीनियरिंग टीम पे, पायलट्स पे, तीनों पे इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोग तो अपना ओटीपी को मैच करने के चक्कर में और इनके प्रेशर के चक्कर में हो ये रहा है कि ये लॉक शीट पूरी तरह से नहीं भर रहे हैं। ये ओटीपी को जरा एक बार और क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, नहीं तो वो वाला ओटीपी समझ लेंगे जो मोबाइल पर आता है। जी। ओटीपी कुल मिला के ऑन टाइम परफॉर्मेंस होता है, जो एविएशन में सबको ये पता रहता है कि जैसे कि आप कितने समय में और कितने कम समय में आप एयरप्लेन को, फ्लाइट को एयरपोर्ट में आप उतारते हैं, कितनी जल्दी सारे के सारे पैसेंजर्स को उतार के दूसरे पैसेंजर्स को जल्दी से झाड़ पोंछ के जब आप उनको बिठाते हैं और जब ले जाते हैं एयरपोर्ट से, तो उस पूरे टाइम को ओटीपी कहा जाता है। और ऑन टाइम आपको प्लेन समय पे उतारना भी है और समय पे ले जाना भी है, इसे ऑन टाइम परफॉर्मेंस कहा जाता है। लेकिन इसके बीच में ऑन टाइम परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए आपको ये जो 3-4 जो कड़ी हैं, जो बाकी एक्सपर्ट्स भी आपको बता रहे थे कि किस तरह से आपको जब प्लेन जो जितने भी पायलट उसके लॉक शीट भरता है, फिर एक लॉक शीट जो है वो आपकी इंजीनियरिंग टीम भरती है और एक लॉक शीट आपकी ग्राउंड स्टाफ की टीम भरती है, जो ये सारी चीजों को मिला के फिर उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट बनाया जाता है कि ये प्लेन उड़ने लायक है या नहीं। और अगर इसमें प्रॉब्लम बार बार लगातार कुछ चीजों पे आ रही है तो जो इनके एयर ट्रैफिक और जो एयर सेफ्टी के जो अधिकारी होते हैं किसी भी एयरलाइंस के, वो उन सारे लॉक शीट्स को देखते हैं, उनको पूरा विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि इसको कितने दिन तक और उड़ाया जा सकता है या कितनी जल्दी इसको ठीक करवाया जाए। और यह गड़बड़ी हो रही है कि ओटीपी के प्रेशर के चक्कर में ज्यादातर लोग इसको भर नहीं रहे हैं। लेकिन इसकी गड़बड़ी ये है कि अगर इसको पूरा करने के लिए अगर डीजीसीए के अगर हाथ कड़े हों और डीजीसीए लगातार इनके ऊपर ये दबाव बना के रखे कि आप ओटीपी की जगह पे उसकी सेफ्टी और लॉक शीट को पूरा भरिए। अगर जो खामियां खासतौर पे डीजीसीए की तरफ से कई बार आती है, जिसमें डीजीसीए ने बोला है कि आपको एक साल में इतने घंटे आपको फ्लाई करना है, मान लीजिए बोला 10,000 घंटे आपको फ्लाई करना है, तो वो आप 10,000 का जो पैमाना है वो मैक्सिमम एक आदर्श एक स्थिति है, जरूरी नहीं आपको उतना करना होता है। लेकिन प्रेशर ग्राउंड स्टाफ पे, इंजीनियरिंग टीम पे और पायलट्स पे इतना ज्यादा होता है कि वो जिस जो मैक्सिमम नंबर आपको दे रखा है वो उसी को मैच कराने के चक्कर में सबके ऊपर ज्यादा कमर्शियलाइज कर देते हैं और प्रेशराइज इतना ज्यादा कर देते हैं कि आदमी ढंग से वो काम भी नहीं कर पाता और इवेंचुअली सफर करने वाले जो हैं वो आम यात्री और आम नागरिक ही होते हैं। फिर उसके बाद उस पर फिर जांच होती है और जांच जो है वो 3 या 4 साल से पहले पूरी होगी नहीं, क्योंकि सारे के सारे आयामों को और सब तरह से आपको देखने में, और इंटरनेशनल जितने भी जो आपके जांच एजेंसियां आई हैं, ICAO है या FAA है या बोइंग की अपनी टीम है, वो भी अपने कुछ अपने एक वो किसी तरह का प्रेशर नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं हमें जांच में ये मिला, तो वो कुछ दिशा निर्देश या कुछ सुझाव देते हैं। फिर उसके बाद आपको वो रिपोर्ट आती है, बट उस रिपोर्ट में भी मुझे लगता है कि 5-6 साल हो चुके होते हैं तो लोग भूल भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल वाजपेयी सर, डॉक्टर चौहान सर, सुबोध दीक्षित जी, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, बहुत आभार। दर्शकों ने भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, क्योंकि हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में एक से एक धुरंधर एक्सपर्ट थे। एयरफोर्स के 2 शीर्ष अधिकारी, 3 शीर्ष अधिकारी थे और एक एविएशन को कवर करने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सुरीन ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि वास्तव में एक तो 3-4 साल बाद ये जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक सब भूल चुके होंगे, दुनिया अपने चक्कर में उलझ चुकी होगी, ज़िंदगी अपने हिसाब से चल रही होगी। और ये जो चीज़ें बताई, OTP, ऑल टाइम परफॉर्मेंस, ये बड़ा ख़तरनाक मसला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि ये जांच अच्छे से हो और कारण तलाशे जाएं और इस देश को और दुनिया को पता चले कि भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा क्यों हुआ,
कौन लोग जिम्मेदार हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का